हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरके स्टडी पॉइंट में। क्लास 10th का हम एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, अर्थात मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अर्थात विद्युत धारा के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसी के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। लेकिन उसके पहले हम चुंबक के बारे में जानेंगे, फिर हम विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे बात करें बच्चों चुंबक की अर्थात मैग्नेट की, तो बच्चों चुंबक कुछ और नहीं होता है। चुंबक एक पदार्थ होता है जो लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करता है। यानी हम कह रहे हैं कि वह पदार्थ जो लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करता है तथा लटकाने पर अपने आप को उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर कर देता है, चुंबक कहलाता है। यानी जब भी किसी चुंबक को आप किसी धागे से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हो तो उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहर जाता है। यानी जो भी पदार्थ लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करेगा उसे हम चुंबक कहेंगे। ये बात कंफर्म हो गई बच्चों। अब बात करें चुंबकत्व की, तो चुंबकत्व किसी चुंबक का वह गुण जिसके द्वारा लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबकत्व कहलाता है। कहने का अर्थ है कि चुंबक में एक गुण पाया जाता है जिसके कारण वो लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करता है, अर्थात चुंबकत्व पदार्थों को अर्थात चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है, उसे ही हम चुंबकत्व कहते हैं। अब बात करें चुंबक के प्रकार की, तो बच्चों चुंबक जो है कि दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक चुंबक जिसे नेचुरल मैग्नेट कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक। दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक अर्थात आर्टिफिशियल मैग्नेट। बात करें प्राकृतिक चुंबक की, तो प्रकृति में पाए जाने वाली चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। बिल्कुल, यानी जो भी प्रकृति में चुंबक प्राप्त होता है उसे ही हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हो आयरन ऑक्साइड एक प्राकृतिक चुंबक है जो कि प्रकृति से प्राप्त किया जाता है। अब प्राकृतिक चुंबक को आप जिस रूप में प्राप्त करोगे सिर्फ उसी में आप उसे यूज कर सकते हो। आप चाहोगे कि उसका अलग कोई शेप दे दिया जाए तो वो उसका चुंबकत्व आप खो सकते हो। इसलिए प्राकृतिक चुंबक जो होता है जिस रूप में होता है उसी रूप में वो काम करता है, और ये बहुत ही कमजोर होता है और साथ ही साथ आकार विहीन होता है। बात करें कृत्रिम चुंबक की, तो नाम से स्पष्ट है कि कृत्रिम मतलब जो बनाया गया हो। इसका इंग्लिश वर्ड देखिए लिखा आर्टिफिशियल मैग्नेट, अर्थात मनुष्य द्वारा बनाई गई चुंबक को क्या कहेंगे बच्चों? मनुष्य द्वारा बनाई गई चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। और ये जो चुंबक होता है बहुत ही मजबूत होता है और अलग अलग आकार की होता है। अलग अलग आकार के कहने का अर्थ है कि आप जिस रूप में बनाओ। जैसे कुछ कृत्रिम चुंबक का हम नाम बताते हैं, जैसे छड़ चुंबक, नाल चुंबक, दंड चुंबक और छड़ चुंबक एक ही है बच्चों। चुंबकीय सुई, कंपास सुई, ये सारी जो चीजें हैं वो कृत्रिम चुंबक है जिनको मानव ने बनाया है। ये भी दो प्रकार की होती है। पहला होता है अस्थायी चुंबक, दूसरा है अस्थायी चुंबक। तो बात करें अस्थायी चुंबक की, तो देखना टेम्पररी का मतलब जो कुछ समय के लिए हो बच्चों। टेम्पररी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है जो कुछ समय के लिए हो। यानी हम कह रहे हैं कि वे चुंबक जिनका चुंबकीय गुण आसानी से खत्म हो जाता है अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। और ये नर्म लोहे की बनी होती है। ये नर्म लोहे का अर्थ है कि जब किसी नर्म लोहे में अगर विद्युत जैसे तांबे के तार को अगर लपेट करके उसमें विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र उसमें उत्पन्न हो जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र तब तक ही रहता है जब तक इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो आपको समझना है, जैसे ही विद्युत धारा का इसमें प्रवाह हम बंद कर देते हैं इसका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये चुंबक तभी तक बना रहता है जब तक विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जैसे विद्युत धारा का प्रवाह बंद होता है जो है कि चुंबकत्व खत्म हो जाता है। अब बात करें अस्थायी चुंबक का, तो अस्थायी का मतलब जिसका चुंबकत्व काफी समय तक रहेगा। जैसे इसमें कह रहा है वे चुंबक जिनमें चुंबकीय गुण अस्थायी होते हैं अस्थायी चुंबक कहलाता है। मतलब जिस चुंबक का चुंबकत्व ज्यादा समय तक रहेगा, शीघ्र नष्ट नहीं होगा, उसे हम कहेंगे अस्थायी चुंबक।
ये चुंबक लोहा, निकिल, स्टील तथा कोबाल्ट आदि के ही बनाए जाते हैं। जैसे इसका इसका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता है, अतः ये लंबे समय तक उपयोग में लाए जा सकते हैं। अब एग्जांपल्स बताया गया आपको, चुंबकीय सुई, चुंबकीय छड़, चुंबकीय कंपास, नाल चुंबक, ये अस्थायी चुंबक के उदाहरण हो जाएंगे। अब बात करें चुंबक के गुण की, तो सबसे पहले हम पहले गुण को देखते हैं। करा एक मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। बिल्कुल, जब हम किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक किसी रस्सी से बांध कर लटकाते हैं तो वो नॉर्थ और साउथ जो है कि डायरेक्शन में ही रुकता है। ये सब इसका जो है कि एक महत्वपूर्ण गुण है। दूसरा है चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जबकि अचुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है। इसका मतलब बच्चों, जो चुंबक होता है वो सिर्फ चुंबकीय पदार्थों को ही आकर्षित करता है और चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है। चुंबकीय पदार्थों का अर्थ है जो चुंबक, जिन पदार्थों को चुंबक आकर्षित कर सकता है उन पदार्थों को हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहे की कील हो गया, चाहे लोहे की कोई भी चीज बनी हुई कोई भी वस्तु जो है उसको चुंबकीय पदार्थों में आ जाएगा। अचुंबकीय में जैसे प्लास्टिक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ये सब जो है कि चुंबक आकर्षित इनको नहीं कर पाता, तो अचुंबकीय पदार्थ में आ जाएंगे। तो आगे बात करें, चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व सबसे अधिक तथा मध्य में सबसे कम होता है। ये कमाल का जो है कि नॉलेज है। कहने का अर्थ है चुंबक के जो सिराएं होती हैं, दो सिराएं बच्चों होती हैं, एक होता है नॉर्थ और दूसरा होता है साउथ। तो जो दो पोल होते हैं ना, इन पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है और मध्य में सबसे कम होता है। अगर आपके पास दंड चुंबक है तो दंड चुंबक लोहे की छीलन को जब आप गिराओगे ना तो उसके किनारों पर जो है कि लोहे की छीलन इकट्ठा हो जाएगी और उसके मध्य में जो उसकी छीलन जो होती है इकट्ठा नहीं होती, मतलब कम आकर्षित करता है। तो इसी से तो निष्कर्ष निकल रहा है कि चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व सबसे अधिक तथा मध्य में सबसे कम होता है। यानी जैसे जैसे ध्रुवों से मध्य की तरफ चलते हैं उसका चुंबकत्व कम होता जाता है। चौथा, चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। बिल्कुल, इसका मतलब उनके जो समान ध्रुव है, समान ध्रुव के कहने का अर्थ है अगर साउथ पोल के पास जाएगा तो उसमें प्रतिकर्षण होगा, यदि वो साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक साथ जाते हैं तो उनमें आकर्षण होता है। तो आपको याद रखना है कि समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। पांचवा और आखिरी हम लोग का गुण है, चुंबक में सदैव दो ध्रुव पाए जाते हैं। बिल्कुल बच्चों, चुंबक में जो है कि दो ध्रुव ही पाए जाते हैं, इन ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि आप चुंबक को चाहे तो तोड़ दे तब भी इसके ध्रुवों को आप अलग नहीं कर सकते हैं। जब भी कोई चुंबक रहेगा तो उसमें N और S दोनों के दोनों ध्रुव रहेंगे। इसका मतलब एक चुंबक को आप ब्रेक करते हैं तो दो चुंबक जो बनेगा उस दोनों चुंबक में N और S ध्रुव आ जाएंगे, चाहे आप कितना भी टुकड़ा कर लीजिए, सब में जो है कि दो ध्रुव होंगे N और S। अब बात करें अगले टॉपिक की बाबू, तो है चुंबकीय ध्रुव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। तब यहाँ से जो भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो परीक्षाओं के लिए होगा। जैसे चुंबक के अंदर वह बिंदु जहां पर आकर्षण अधिकतम होता है चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। बिल्कुल, चुंबक के अंदर जिस क्षेत्र में, चाहे जिस बिंदु पर बच्चों चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है उसे ही हम चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। तो आपको पता है कि चुंबक के अंदर दो ही ऐसे स्थान हैं जहां चुंबकत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है। वो कौन से है, जिनका नाम आप लोग जानते हो, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उन्हीं दो बिंदुओं पे जो है कि चुंबकत्व सबसे ज्यादा होता है। तो लिखा भी गया है प्रत्येक चुंबक में उत्तर और दक्षिण दो ध्रुव होते हैं। यदि आप इसको धागे से, किसी दंड चुंबक को अगर धागे से आप लटकाते हो तो उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। जो सिरा उत्तर दिशा में ठहरता है उसे उत्तरी ध्रुव, जो सिरा दक्षिण दिशा में ठहरता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। बात करें चुंबकीय बल, जैसे ही बाबू नाम से स्पष्ट है, इसमें एक कोई फोर्स यानी किसी चुंबक के चुंबकीय ध्रुव और चुंबक के ध्रुव के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण जिस बल के कारण होता है उसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, वह बल जिससे किसी चुंबक का चुंबकीय ध्रुव दूसरे चुंबक के चुंबकीय ध्रुव को
आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, चुंबकीय बल कहलाता है। अब आगे बात करें चुंबकीय क्षेत्र अर्थात मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बच्चों हम आपको एक चीज बता दें, जब हम किसी चुंबक के पास किसी अन्य जैसे चुंबकीय सुई एक अन्य चुंबक हो जाएगा, जब हम चुंबकीय सुई को लेके जाते हैं तो उसकी वो एक निश्चित दिशा में ठहर जाते हैं। इसका अर्थ है कि चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र वहां पे है। जब जैसे जैसे हम उसके क्षेत्र में आगे बढ़ाते हैं उसकी दिशा बदलती रहती है। इसका मतलब जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी अन्य चुंबक को लेके जाते हैं तो उनकी वो एक निश्चित डायरेक्शन में ठहर जाती है। तो हम इसको कह रहे हैं कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब आगे है हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद रखना है बिल्कुल, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है अर्थात इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट क्या है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो किसी स्थान पर, ये आपको याद रखनी होगी, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्यरत बल उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। देखना बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र को हम B से डिनोट करते हैं और ये एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि जो इसका मात्रक जो होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। यही नहीं होता है, टेस्ला भी इसका मात्रक होता है। इसी के साथ वेबर पर मीटर स्क्वायर भी इसका मात्रक है और साथ ही साथ गॉस भी इसी का मात्रक होता है। तो ये चीजें आपको याद रख। अब बात करें बच्चों चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। तो बच्चों आपको एक चीज हम बता दें, जब हम किसी चुंबक को के पास उसके क्षेत्र में जब हम किसी अन्य चुंबकीय सुई को लेके जा रहे थे तो वो एक निश्चित डायरेक्शन में जो है कि ठहर जा रहा था। इसी तरह उसके क्षेत्र में हम उस सुई को बढ़ाते जाते हैं तो उससे एक वक्र प्राप्त होता है। इसी वक्र को हम चुंबकीय बल रेखाएं कह रहे हैं। तो वैसे इसको परिभाषित हम कर सकते हैं, कह सकते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत अर्थात कंटिन्यूअस प्रदर्शन करती है। अर्थात कहोगे किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती है। और एक चीज और बता दे, ये जो है कि चुंबकीय बल रेखा जो होती है किसी भी बिंदु पर चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसा कि इस चित्र में आप लोग देखोगे वो इसमें NS ध्रुवों वाला एक चुंबक लिया गया है, अर्थात ये एक दंड चुंबक है जिसमें चुंबकीय ये जो रेखाएं आपको दिख रही है ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो नॉर्थ से निकल के साउथ में प्रवेश कर जा रही है। इसका मतलब चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकल के साउथ में प्रवेश करते हैं, लेकिन ये सिर्फ बाहर की तरफ होता है बच्चों। ये अंदर की तरफ जो है कि साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रांसफर होती है। तो कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन क्या होती है, तो आपको S से N की तरफ बताना है और बाहर पूछेगा तो N से S की तरफ बताना है। और देखना इसमें जो सबसे बढ़िया गुण है वो है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, जो है कि सदैव एक दूसरे से जो है कि दूर रहते, मतलब काटती नहीं है। हाँ ये जरूर हो सकता है कि कहीं पास पास होती है कहीं दूर दूर होती है। तो जहां पास पास चुंबकीय बल रेखाएं होती है वहां चुंबकत्व ज्यादा होता है और जहां दूर दूर होती है वहां चुंबकत्व कम होता है। जैसे इसके केंद्र पर, जैसे इसके सेंटर में चुंबकत्व सबसे कम अर्थात लगभग 0 के बराबर होता है और इसके ध्रुव पर चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा होती हैं जिसके कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसके गुण, चुंबकीय बल रेखाओं का गुण क्या है। तो पहले ही हम आपको बताएं कि चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है और दूसरा गुण बताया गया कि चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। ये हमेशा याद रखना है। तीसरा जो महत्वपूर्ण गुण है, कह रहा जिस क्षेत्र में बल रेखाएं सघन होती है मतलब पास पास होती हैं
वहां चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है, और जहां सघनता कम होती है वह चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है। बात करें अगले, तो दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, अभी अभी ऊपर बताया गया। पांचवा है बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, ये भी आपको ऊपर बता दी गई है। अब बात करें अगले चीजों, तो बच्चों यही चैप्टर का नाम भी है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव था ना, उसकी खोज है कि हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने 1820 में की थी। और उसने क्या कहा था बच्चों, देखो उसने कहा था यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब विद्युत धारा के इस प्रभाव को ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इनके कहने का अर्थ है यदि किसी चालक में हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो उसके चारों ओर जो है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रभाव को ही हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जैसे विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर, टेलीफोन, रेडियो सभी विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर ही आधारित है। जैसे यहाँ पे एक चित्र की मदद से हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो है कि बैटरी जब कुंजी के खुली हुई है तो इसमें कोई भी क्षोभ नहीं है, लेकिन जैसे इसमें धारा का प्रवाह होता है, ये जो है कि ये जो नॉर्थ साउथ में जो आपको दिखाई दे रहा है चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई है। इसका मतलब जब विद्युत धारा का हम प्रवाह कर रहे हैं तो ये चुंबक की भांति व्यवहार कर रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हो धारा का मान उलट देने से इसकी दिशा भी, डायरेक्शन भी बदल गई है। तो आगे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो आपको परीक्षा में ना ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सीधा धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। यानी तो एक और सीधा सवाल पूछ लिया जाता है धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। उससे भी इंपॉर्टेंट होता है धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो इन सारी चीजों का डिस्कशन हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो देखना बच्चों, इसमें कह रहा है जब विद्युत धारा को सीधे चालक में से प्रवाहित, मतलब धारा को जब सीधे चालक में से प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं धारावाही चालक के चारों ओर संकेंद्रित वृत्तों के रूप में होती है। इन वृत्तों को केंद्र चालक तार पर होता है। जैसे कहने का मतलब ये है ना, ये चित्र आप लोग देखिए, इसमें कहने का मतलब सर्वप्रथम एक गत्ता लिए है यहाँ पर, उसमें जो है कि एक सीधा धारावाही चालक तार लगा देते हैं और इसको बैटरी से जोड़ करके जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस तार के चारों ओर संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में चुंबकीय बल रेखाएं देखने को मिलती है। इसका मतलब अब ये अलग बात है कि चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन कैसे होती है, कब कैसे होती है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहले ये समझते हैं इसकी चुंबकीय बल रेखाएं जो है कि संकेंद्रीय वृत्त जैसी होती है। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब ऐसे दो या दो से अधिक वृत्त जिनका एक ही केंद्र होता है उसे संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो ये देख रहे हो, ये जितने भी वृत्त हैं सबका एक ही सेंटर है और इस तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त होती है। तो चलिए इसको हम थोड़ा लाइन बाय लाइन से देखते हैं ये क्या कह रहा है। उसके लिए आपको प्रयोग के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ आपको दिया गया है। कहेंगे एक ऊर्ध्वाधर चालक तार AB लेते हैं। सबसे पहले आपको एक चालक तार AB लेना है जो कार्डबोर्ड C से गुजरता है, अभी अभी चित्र में जैसा प्रदर्शित किया गया था। आगे तार के सिरों को बैटरी से जोड़ देते हैं जिससे तार AB के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि आपको अभी हम दिखाए, एक हम क्या करेंगे कि एक धारावाही चालक तार लेंगे, उसमें जो है कि एक दफ्ती ले लेंगे जिसको C से दिखाया गया है। उसके ऊपर आप जो है कि लोहे की बुरादा रख देंगे ताकि ये संकेंद्रीय वृत्तों का रूप चुंबकीय बल रेखाओं को हम खींच सके। और इसमें एक बैटरी के द्वारा जो है कि हम धारा प्रवाहित करते हैं। तो देखिए क्या मिलता है बच्चों, जब हम करते हैं तो कंपास को रखकर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इस क्षेत्र में हम कंपास की सुई को रख के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं, या कार्डबोर्ड पर लोहे की बुरादा बिछा देते हैं जिससे कि हमें इसके डायरेक्शन पता चल सके। अब आगे है ये चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रीय वृत्त होते हैं, ये तो पहले से ही बताया जा चुका है। लेकिन बच्चों एक
प्रश्न और भी है। यहाँ पे देखो, जब धारा नीचे से ऊपर जा रही है तो ये घड़ी के विपरीत दिशा में जो है कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा घड़ी के विपरीत दिशा में है। लेकिन यहाँ देखना, जब धारा ऊपर से नीचे बह रही है तो ये घड़ी की दिशा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा घड़ी की दिशा में है। इसका मतलब यदि तार में धारा ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है तो चुंबकीय बल रेखाएं घड़ी के विपरीत दिशा में होती हैं। और दूसरी इसमें बात करें, यदि धारा ऊपर से नीचे की तरफ होती है तो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं घड़ी के विपरीत घड़ी की दिशा में होती है। यानी जब धारा नीचे से ऊपर जाएगा तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा घड़ी के विपरीत होगी। यदि धारा ऊपर से नीचे आएगी तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा घड़ी की दिशा में होगी। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ दिया गया है, आप इसको पढ़ के इसको नोट कर सकते हो और एक बेहतर नोट्स भी आप बना सकते हैं। अब बात करें कुछ इससे एडिशनल इंफॉर्मेशन की, तो आपके सामने है, कर प्रयोगों द्वारा ज्ञात होता है कि चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो पहला, तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। बच्चों, इसका मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी है वो धारा की अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब जैसे जैसे हम धारा का मान बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी, मतलब उतना ही चुंबक की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। दूसरा, तार के बिंदु की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, जैसे जैसे हम दूरी को बढ़ाएंगे उससे वैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी। बच्चों, आगे अगर हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं तो इस प्रकार से आपको एक सूत्र मिल जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, B = μ0/2π × I/r। इसका अर्थ है μ0 जो है कि निर्वात की चुंबकशीलता है और इसका जो मात्रक होता है, यहाँ पे μ0/2π का जो मात्रक होता है वो होता है Nm/A² और इसका मान होता है 2 × 10⁻⁻⁷। तो ये आपको याद रखना है, ये परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि μ0/2π का मान कितना होता है और इसका सूत्र कितना होता है, तो ये आपको हमेशा याद रखनी है। अब बात करें आगे, तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हो, अभी जो धारावाही चालक पढ़े थे, चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पढ़े थे, उसकी जो डायरेक्शन है उसको ज्ञात करने के लिए हम 2 नियम पढ़ेंगे। पहला नियम हम लोग पढ़ेंगे दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाता है। कह रहा है इसका नियम क्या है बच्चों, तो कहता है कि यदि हम दाएं हाथ में वैद्युत धारा ले जाने वाले तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां तार पर लिपटी हो तथा अंगूठा वैद्युत धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई अंगुलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। इस नियम से हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा नियम कहता है, दूसरा नियम है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। कह रहा है यदि हम पेंच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ से पकड़कर इस प्रकार घुमाए कि पेंच की नोक धारा की दिशा में हो, तो जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। तो ये है 2 नियम जिनसे हम चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग का जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले बात करिए परिनालिका क्या होती है। तो यदि किसी कुचालक बेलनाकार पाइप के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तार के अनेक फेरे पास लपेट दिए जाए तो इस प्रकार बने कुंडली को परिनालिका कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, ये एक कुचालक बेलनाकार पाइप है, तो इसके ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तार को पास लपेट दिया गया और ये पूरी जो संरचना बन गई है वो बन गई है परिनालिका। अब यहाँ देखिए, जब इस परिनालिका में हम सेल के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो है कि दंड चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। क्या बच्चों समझे कि जब इसमें हम किसी सेल के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि ये दंड चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। आगे अगर बात करें
तो धारावाही यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लिख भी दिया गया है कि यदि इस कुंडली में किसी सेल द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है। यानी धारावाही परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं को नीचे दिए गए चित्र में प्रदर्शित किया गया। जैसे यहाँ देखिए, जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाह कर रहे हैं बच्चों, तो इसकी ये जो कि दंड चुंबक की भांति व्यवहार कर रहा था, दंड चुंबक के जैसा ही चुंबकीय बल रेखाएं भी प्राप्त होती है। लेकिन आपको एक चीज हमेशा समझना है कि इसकी जो चुंबकीय बल रेखाओं की जो डायरेक्शन होती है, जो सिराएं होती है, हमेशा बदलती रहती हैं। अगर यदि धारा दक्षिणावर्त हो, माने घड़ी की दिशा में अगर होती है, तो वो जो है साउथ पोल होता है। यदि, जैसे कहने का अर्थ है कि यदि प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा यदि दक्षिणावर्त है तो वो जो है कि दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। यदि कहने का मतलब प्रवाहित धारा की दिशा यदि घड़ी के विपरीत दिशा में है तो वो नॉर्थ पोल कहलाएगा। ये आपको समझना है, तो ये आपको क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे बच्चों इस चित्र की मदद से आप देख सकते हो, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, जो हमेशा एन से निकल के एस में प्रवेश कर रही है। अब बात करें आगे, तो इस चित्र से कौन कौन सी चीजें स्पष्ट हो रही है उसके बारे में हमें पढ़ना है। क्या स्पष्ट हो रहा है बच्चों? तो पहला हो रहा है कि धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के समान है। इसके कहने का अर्थ है जो धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है और जो दंड चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, दोनों लगभग समान है। आगे कह रहा है परिनालिका का एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। अभी आप लोगों को बताया गया। इसके लिए एक रूल्स भी बताए गए। यदि धारा की दिशा दक्षिणावर्त है तो वो दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। दक्षिणावर्त कहने का मतलब है घड़ी की दिशा में बच्चों। तो यदि धारा घड़ी की दिशा में प्रवाहित हो रही है तो वो जो है कि साउथ पोल होगा बच्चों। यदि घड़ी के विपरीत दिशा में अगर प्रवाहित हो रही है तो वो सिरा जो है कि नॉर्थ पोल होगा। ये हमेशा याद रखना है। अगला कह रहा है परिनालिका के भीतर बल रेखाएं समांतर तथा सीधी होती है, अतः परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। जैसे इसमें आप लोग देख सकते हो बाबू, ये जो परिनालिका है इसमें जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, एक समान है, एक दूसरे के समांतर है। लेकिन दंड चुंबक में ऐसा नहीं होता। चुंबकीय बल रेखा एक समान नहीं होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होती है और सबसे ज्यादा नॉर्थ और साउथ पोल पे होता है। लेकिन इसमें कुछ और ही है, इसके मध्य में एक समान चुंबकीय क्षेत्र पाया जा रहा है। थोड़ा जो है कि कम नॉर्थ और साउथ पोल पे हो सकता है, मतलब इनके जो अंतिम सिराएं होती है इस पर थोड़ा थोड़ा कम होती है। जैसे यहाँ देखिए, धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो वो बिल्कुल आप लोगों को पीछे ही बताया गया, यही बातें सब में लिखनी है। तो क्या आई पर निर्भर करता है, उसमें फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि फेरों की संख्या बढ़ा दी जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी। धारा का मान बढ़ाएंगे तब भी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। यदि यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का टॉपिक है, कह रहे परिनालिका में प्रयुक्त क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। प्रकृति का मतलब अगर वो क्रोड, जैसे नर्म लोहे का अगर क्रोड है तो उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है प्रबल होगा। यानी अगर नर्म लोहे की क्रोड को उस परिनालिका में डाल दिया जाए, रख दिया जाए, तो उसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। तो ये रहा बच्चों आज का लेक्चर। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये आपको याद रखनी है, धारावाही परिनालिका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपको तैयार रखनी है।